तो मलिहा लोधी की छुट्टी हो गई है। पाकिस्तान की मुस्तकिल मेंबर थी और मुस्तकिल सदस्य थी, नुमाइंदा थी यूएन में। अब उनकी जगह मुनीर अकरम साहब होंगे पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा। लेकिन जैसा कि सुबुही खान ने भी कहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मलिहा हो, चाहे सलमा हो, चाहे सलमान हो, चाहे मुनीर हो, जिसको वो रखना चाहे रखें, लेकिन झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। आपका प्रोपेगेंडा इस बार खुल गया है दुनिया के सामने, वरना दुनिया आपके साथ होती। अगर आप में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो लोग आपके साथ आते, आपके साथ खड़े होते। इमरान खान साहब, कुलकर्णी साहब ये कहते हैं कि ये सारा बिजनेस की वजह से हो रहा है, इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग हिंदुस्तान में, हमको इसलिए अकेला छोड़ दिया, सब पैसा है। जब ट्रंप साहब और मोदी साहब मिले थे तो बहुत तकलीफ हुई थी इमरान खान साहब को, दूसरे दिन रो रहे थे और कह रहे थे कि ये सब बिजनेस की वजह से है, वहां इन्वेस्टमेंट है इसलिए सब उनके साथ दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ हमेशा रहेगा, चाहे दुनिया रहे ना रहे। इस तरह का प्रोपेगेंडा वो करने की कोशिश करते हैं। बड़े मजलूम बन जाते हैं, कहते हैं कभी मैं डिप्रेशन में हूं, बड़ा मायूस हूं, मैं बहुत निराश हूं। ये किसी आलमी लीडर को, किसी बड़े मुल्क के लीडर को जिसके पास न्यूक्लियर पावर होने का वो दावा करते हैं, उसको ऐसे लफ्ज शोभा देते हैं क्या? ये जब इमरान खान ने इस तरह की बातें करनी शुरू की, उसी से साफ जाहिर हो गया कि इस बात का इमरान को पूरा आभास था कि दुनिया में पाकिस्तान के लिए कोई भी सहानुभूति नहीं है। लेकिन कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से। ट्रंप ने उनको क्या कहा कि हमने आपको $33 बिलियन दिए, आपने हमें क्या दिया, अमेरिका को उन्होंने क्या दिया? झूठ और मक्कारपंती। इस बात का अब पाकिस्तान को मालूम है कि अमेरिका ने तकरीबन $1.3 ट्रिलियन अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान का दिवाला निकल गया है। पाकिस्तान को एक इधर उधर से कुछ ना कुछ भीख मांग करके मिल जाता है। कभी चीन खड़ा हो जाता है, कभी सऊदी अरेबिया हो जाता है, कभी टर्की कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान को इस बात का आभास है कि अगर अमेरिका से पैसे लेने हैं तो यही वक्त है, क्योंकि ट्रंप को अपने ट्रुप्स अफगानिस्तान से बाहर निकालने की वो कोशिश कर रहा है। पर लेकिन अब ट्रंप को मालूम है इलेक्शन अगले साल है, ट्रुप्स निकालने बड़े मुश्किल हैं। पाकिस्तान जो है वो अपने तरीके से टिका हुआ है। अगर पाकिस्तान की दाल अब गल नहीं रही, पाकिस्तान को मालूम है क्या किया जाए। तालिबान उन्हीं का है, अब गुड तालिबान बोलिए, आप बैड तालिबान बोलिए, टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, तालिबान तो तालिबान है। अब वो वही अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान खुद, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान को भी इसका असर हुआ है। पाकिस्तान में भी अब तरह तरह के हो गए, सिंध अलग हो गया है, बलूचिस्तान अलग हो गया है, पख्तूनिस्तान अलग हो गया है, पश्तूनिस्तान अलग हो गया है, खैबर पख्तूनवा अलग हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में उनको तकलीफ है। तो ये सब जो तकलीफें पाकिस्तान को हो रही हैं, अब पाकिस्तान को ये नहीं पता चल रहा है कि हम किस तरीके से इकोनॉमिकली उठें। और इस बात को जरूर पाकिस्तान को खुद बात अब समझने को आ रही है कि पाकिस्तान का सिनोनिम क्या है? टेररिज्म। अब पाकिस्तान अगर पाकिस्तान भी रहता, ये वही इमरान खान है जिनकी फौज बलूचिस्तान में सीधे हेलीकॉप्टर से बम की बारिश कर देती है लोगों पर, सिविलियंस पर। और ये बैनुल-अक़वामी मंचों पर जाकर कश्मीरियों के लिए रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं मजीद कर्फ्यू लगा रखा है इंडिया ने वहां पर, तो हाय तौबा, हाय तौबा। उनसे कोई पूछे वो क्या क्या जुल्म नहीं ढाते बलूचिस्तान पर। आपको आश्चर्य होगा इमरान, अगर जिस तरीके से अगर कर्फ्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, जब बुरहान वानी के बाद जब उन्होंने 100 दिन कर्फ्यू रखा, अभी तो 60th डे चल रहा है। आप खुद जाइए, हम लोग तो जाकर के आते रहते हैं वहां से। कर्फ्यू नाम की चीज नहीं है, जिसको जो चाहिए सब मिलता है। लेकिन वो जो आदमी जो दहशतगर्दी फैला सकते थे या जो किसी तरीके से वो वायलेंस करने की कोशिश कर सकते थे, को कोई मौका नहीं मिल रहा है। उन लोगों को नजरबंद करके रखा है। आप खुद देखें, वही जो मैं कह रहा हूं, चलो 3000 लोग हैं जो नजरबंद हैं, उन 3000 नजरबंद होने के बाद 70 लाख लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा जो वहां नहीं मिल रहा है, चाहे दवाइयां हो, चाहे खाना हो। रहे थे कि हिंदुस्तान ने 70 लाख कश्मीरियों को अगवा कर लिया। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप एयरपोर्ट चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है कश्मीर के अंदर। लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से बताए लोगों को कि भाई हमारे को तकलीफ हो रही, पाकिस्तान कश्मीरियों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कपूर साहब कह रहे थे कि 1947 में शेख अब्दुल्ला जरूर हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा, इसमें कोई शक नहीं। उसको उन्हें डर था किसका? पंजाबियों का, कि पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं वो कश्मीरियत की जो आइडेंटिटी है वो खत्म कर देंगे, इसलिए वो थे। लेकिन
लेकिन वो दोहरी चाल भी थी उनकी। उनको चाहिए था कि वो महाराजा हरि सिंह के जूते में घुस जाए और महाराजा हरि सिंह का जो एम्पायर है वो शेख अब्दुल्ला का एम्पायर हो जाए और शेखदम हो जाए। इसके कारण वो जो कश्मीर में आज दिक्कत है वो भी आइडेंटिटी के कारण है और कोई दिक्कत नहीं आ रही। बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से कश्मीर को इतने दिनों तक परेशान होना पड़ा, मुश्किलें झेलनी पड़ी। जी 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 इमरान, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि वो जो कश्मीर 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 जो चिल्ला रहे हैं वो तो एक्चुअली कश्मीरियों को क्या पूरी दुनिया को भी दिखाई दे रहा है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें उन्होंने कश्मीरियों की या ह्यूमन राइट्स का कितना ध्यान रखा हुआ था। वहां पे कोई कश्मीरी बोलने वाला नहीं बचा, वहां पे उन्होंने सारे चाइनीज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और प्रिजनर्स लाके बसा दिए और कितना ज्यादा एट्रोसिटीज वहां पे कश्मीरियों के साथ हुई हैं ये जग जाहिर है। पहली ये तो हुई उनकी कश्मीर वाली बात। दूसरा, मैं आपको एक अंग्रेजी की कहावत है बोलना चाहती हूँ। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो ये कहता है कि बी वेरी केयरफुल व्हेन अ नेकेड पर्सन ऑफर्स यू अ शर्ट। एक कंट्री जो खुद नंगा है वो आपको शर्ट दे रहा है तो कहीं ना कोई हिडन एजेंडा, कुछ ना कुछ उसको सैडिस्टिक प्लेजर या कुछ उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, एजेंडा है जो वो ये काम कर रहा है। अपनी कंट्री तो देख लें, अपनी कंट्री में पहले सफाई तो कर ले, बगल में कश्मीर की तरफ तो बाद में देखिएगा। पहली चीज, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैसेज देना चाहती हूं, जो कर्फ्यू की उन्होंने एक बात बोली थी वो हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर में कर्फ्यू हटते ही ब्लड बाथ होगा, खून की नदियां बह जाएंगी। ये इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हम सारे हिंदुस्तानियों को। और जो हमारे इंटरनल गद्दार बैठे हैं जो ये बोल रहे हैं कि कश्मीर में कम्युनिकेशन ब्लॉकेड हो गया, कश्मीर में कर्फ्यू लगा रखा है, लोगों के साथ ये हो गया, बुरा हो गया, मैं उनको ये बोलना चाहती हूं कि आपके लिए क्या इंटरनेट एक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके लिए वहां पे कोई मर्डर नहीं हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, किसी बच्ची का बलात्कार नहीं हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, आपके देश को एक किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, आपका तिरंगा लहरा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद खत्म हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक दुश्मन की जबान से ये सुनने के बाद तो हम लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि वो कर्फ्यू वहां पे लगना कितना इंपॉर्टेंट था। अगर वहां पे वो कर्फ्यू नहीं लगा होता तो पाकिस्तानी वहां पे घुस के और पाकिस्तान परस्त लोग वहां पे अब तक ब्लड बाथ कर चुके होते। तो वो कर्फ्यू भी कश्मीरियों के प्रोटेक्शन के लिए ही लगाया गया था। इस दुश्मन की पाकिस्तान अगर उस कर्फ्यू से नाखुश है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कर्फ्यू इस कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और जो पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना के यूज कर रही थी वो लोग भी एक्सपोज हो जाने चाहिए पूरे हिंदुस्तान के सामने कि वो लोग कैसे, उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा मैटर करता है, देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता का उनसे कोई लेना देना। बड़ी बात है राकेश जी। अब कौन सा मंच बचता है? यूएन में 50-55 मिनट का भाषण हो गया, वहां से भी चले आए, जो टाइम था उससे ज्यादा ले लिया, सब बोल दिया, आधे उसमें आधा भाषण तो कश्मीरियों पर दे डाला, अपने यहाँ एयरपोर्ट पे भी खड़े होकर के बोल दिया। अब कौन सा मंच बचता है जो जहां पर ये इस तरह का रोना रो सकते हैं, ये प्रोपेगेंडा कर सकते हैं? देखिए, कोई मंच नहीं बचता पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मंच बचता है कि वो दहशतगर्दी खत्म करे, कश्मीर का रोना बंद करे और हिंदुस्तान के साथ मेज पर बैठ करके बातचीत करे। सिर्फ पाकिस्तान के लिए बातचीत की हिंदुस्तान की शर्त है कि सबसे पहले पाकिस्तान को दहशतगर्दी खत्म करनी चाहिए, तो उसे इस रास्ते पर चलना होगा और कोई रास्ता उसके सामने नहीं है। चीन भी इसमें उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मामले में ये बात बहुत साफ है, शीशे की तरीके से साफ है कि पाकिस्तान के जितने भी अभी तक हुक्मरान हुए हैं 1956 के बाद से, खास तौर से जब से जनरल अयूब ने वहाँ पर जो है वो फौजी अपना शासन लागू किया, उसके बाद से जो पाकिस्तान की जो फौज है उसका रोल बहुत अहम रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान ने कश्मीर को जो मुद्दा बनाया है वो सिर्फ अपने वजूद को कायम रखने के लिए बनाया है। कश्मीर के को एक इंडस्ट्री के रूप में पाकिस्तान ने जो है वो कोशिश की है और हिंदुस्तान में भी उसने ऐसे लोग पैदा किए जो उसकी मदद कर सके। खास तौर से कश्मीर वैली में, जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कुछ तंजीमें ऐसी हैं, कुछ ठीक भी हैं, कुछ तंजीमें ऐसी हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में जो बाकायदा पाकिस्तान के पे रोल पर रही हैं। तो हमें इस बात को बहुत बारीकी से समझना होगा कि पाकिस्तान का जो भी खेल चल रहा है वो उसको हमें आज के मौजूदा जो हुक्मरान हैं, हमारे भाजपा की जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, उसकी नीतियां
अब किस तरफ चलती हैं। 370 तो हमने हटा दी, ठीक किया। अब अगला सवाल ये है पैदा होता है कि पूरा जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय संघ में मिलाया था, वो क्या था, उसकी आज हैसियत क्या है। और जो पीओ की जो बात चल रही है ना, पीओ की, यही बात पिछले 70 सालों में ना उठा करके हमने, हमारे मुल्क की सियासत ने, हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने एक गलती की है, बहुत बड़ी गलती। एक नेहरू से हम डिफेंसिव रहते थे हमेशा, हम एग्रेसिव क्यों रहे जी। 1965 की लड़ाई जो हुई थी वो कश्मीर के मुद्दे पर हुई थी, हम डिफेंसिव नहीं थे, हम ऑफेंसिव रहे। 1971 में हमने पाकिस्तान को बीच से चीर के 2 टुकड़ों में बांट दिया, हम ऑफेंसिव रहे। उसके बाद हमने शिमला पैक्ट किया, हम ऑफेंसिव रहे। आज का इस दौर में हमें अब सिर्फ ये करना है कि जो पूरा जम्मू कश्मीर है, जो भारतीय संघ का हिस्सा है, उसको हमें वापस लेना है। पूरा जम्मू कश्मीर का मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर मौजूदा रियासत नहीं है, वो पूरा जम्मू कश्मीर है जो महाराजा हरि सिंह की रियासत का हिस्सा था, वो लेना है हमको। बहुत बड़ी बात, बहुत अहम बात। और ये बात वजीर दाखिला अमित शाह ने संसद से भी कही थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बार बार कहते रहे, वजीर दिफा। और इसी बात से पाकिस्तान को मिर्ची भी बहुत लगती है कि ये तो बात अब इसकी करने लगे। ये बात वो बाहर भी उठाते रहे, लेकिन अब ये डर है, ये खौफ है, दिन रात सोते जागते खौफ रहता है कि कब वहां के लिए कोई चढ़ाई ना हो जाए या कभी कोई ऐसा कदम ना उठा लिया जाए। इमरान यहाँ साफ है बिल्कुल, गई वो बात कि हो गुफ्तगू तो क्यों कर हो, और कहे से कुछ ना हुआ तुम ही कहो कि क्यों कर हो। अरे भाई, जब कुछ हो ही नहीं रहा कहने से, तो अब आ जाइए, अब आप कर लीजिए। सही बात है, बहुत अच्छी बात। इस पर मलिहा लोधी को क्यों बनाया गया विलेन, ऐसे कई विलेन अभी और निकल कर आएंगे, आप देखेंगे। अभी आगे जैसे जैसे वक्त का पहिया बढ़ेगा, वैसे वैसे एक से बढ़कर एक चेहरे और आएंगे, जिसको इमरान और वहां की फौज छिपाने के लिए कई लोगों को विलेन के तौर पर खड़ा करेगी, क्योंकि बहुत बड़ी नाकामी हो गई है। कश्मीर जो इनकी दुखती हुई नस थी, उसको हमने जो पकड़ लिया है, अब ये उस पर अपनी आवाम को किस हद तक बहला पाते हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके लिए ये लोग कई लोगों को कुर्बान कर देंगे, इसी तरह से विलेन बनाकर अपनी नाकामी भी छुपाने के लिए। और हो सकता है एक वक्त ऐसा आए कि फिर फौज देखेगी और उसके बाद इमरान खान साहब को भी इस नाकामी का ठीकरा कहीं झेलना ना पड़े। क्या जी कुछ कहना चाह रही हैं सुबह, फिर मैं आ रहा हूं कुलकर्णी जी के पास। जी इमरान, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि देखिए, ऐसा होना ही था, ये होगा ही कि जब आप प्रॉपर इलेक्शन नहीं करके किसी प्रॉपर एलिजिबल कैंडिडेट को लाने के बजाय आप सिलेक्ट करके किसी आदमी को उस पोजीशन तक पहुंचा देंगे जिस पोजीशन के लिए वो एलिजिबल नहीं है, वो मेंटली, मानसिक तौर पे इतना परिपक्व ही नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट को सही तरह से संभाल पाए। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि कभी बोलते हैं मेरी जगह कोई और होता तो उसको हार्ट अटैक आ जाता, कभी बोलते हैं मुझे भारत से बहुत प्यार मिला है, कभी जिहाद ही बोलने लग जाते हैं कि मतलब एकदम टेरर, ऐसे कि जैसे डिप्रेशन में हो गया, कभी मैं डिप्रेशन में हूं, ऐसा लगता है कि मतलब वो किसी कंट्री के हमने तैयार किया था दहशतगर्दों को। आप खुद देखिए कि ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी आतंकी संगठन का कोई सरगना बोल रहा है, कोई एक्चुअली मतलब वो लग ही नहीं रहा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आप कंपेयर कर लीजिए, हमारे माननीय मोदी जी ने वहां पे आयुष्मान भारत की बात करी, उन्होंने वहां पे पानी, एनवायरमेंट की बात करी, उन्होंने वहां पे योजनाओं की बात करी, हमारी कंट्री बुद्ध देती है, युद्ध नहीं देती, इस तरह की स्पिरिचुअल उन्होंने बात करी। ये वहां पे बात कर रहे थे खून की नदियां बहने की, ब्लड बात होने की, आईसिस की और आतंकवाद की। तो ये मानसिकता में और एलिजिबिलिटी में फर्क साफ पता चल जाता है। दूसरा, इस चीज को देखिए सब समझ रहे हैं इमरान, अभी एक्चुअली मुस्लिम्स भी क्यों नहीं उनकी बातों में आ रहे हैं, क्योंकि नाउ अब वो टाइम आ गया है कि अब पढ़े लिखे मुसलमान भी समझ रहे हैं कि हमारा जो धर्म इस्लाम, जो प्रॉफिट मोहम्मद का जो स्पिरिचुअल मैसेज था, वो कहीं ना कहीं रास्ते में खो गया है और उसको हाईजैक कर लिया है इन कुछ पॉलिटिकल इस्लामिक जो हार्डलाइनर इस्लामिस्ट्स हैं उन लोगों ने, और उस पॉलिटिकल इस्लाम की वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। तो अब उस रेडिकल इस्लाम को खत्म होने का उनका टाइम आ गया। इंटरनेशनली कंट्रीज भी समझ गई हैं कि ग्लोबल सिविलाइजेशन है, अध्यात्म से, स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी से, रिलेशनशिप्स आपस में मेंटेन करके ही मिलजुल के रहा जा सकता है। बेशक। न्यूक्लियर लड़ाई झगड़ा, जंग, आतंकवाद, इन सब चीजों से मिलजुल के एक ग्लोबल सिविलाइजेशन में नहीं रहा जा सकता है। तो पाकिस्तान सिर्फ शुरुआत है। मैं बोलती हूं कि हम लोगों के लिए तो पाकिस्तान से ही शुरुआत है। पाकिस्तान के बाद ऐसी पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं जो आतंकवाद के बेस पे चल रही हैं या जहां पे आतंकवाद को पनाह दी जाती है, आप देख लीजिएगा आगे आने वाला टाइम अध्यात्म का वक्त है, आगे आने वाला टाइम स्पिरिचुअलिटी का, ग्लोबल सिविलाइजेशन का, फ्रेंडशिप्स का दौर है, और ये सारे आतंकवादी कंट्रीज धीरे धीरे करके विश्व के नक्शे पे से मिट जाएंगे। पर ये वाली नकल, ये प्रोपेगेंडा इमरान खान ये भी करने से नहीं चूकते हैं, आकर के अपनी जो अहलियां हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं कि उनकी अहलिया बहुत रहस्यमयी हैं, बहुत बड़ी सूफी हैं, और जब ट्रंप साहब से बात कर रहे होते हैं तो तस्बीह पढ़ रहे होते हैं। मतलब अपनी आवाम को इसमें भी फंसाने की पूरी कोशिश उनकी रहती है कि देखो हम ये वाले नाटक भी कर सकते हैं। देखिए, लॉजिकल उनके पास रैशनल कुछ करने के लिए नहीं है। हार्ट टू हार्ट लोगों के कोई इमोशन, एक्चुअली में इमोशनली किसी को टच करने वाली कोई बात नहीं है। तो लॉजिक जब किसी के पास नहीं होता है तो वो ऐसी कर्म कांडों में और जबरदस्ती की इन सब चीजों में फंसाने की कोशिश करता है, अंधविश्वास या जबरदस्ती ब्रेन वॉशिंग करके बहलाएं। ये हाँ, देखिए, क्या मैं बहुत इस्लामिक हूँ, मेरी बीवी बहुत इस्लामिक है, इस तरह की बातें। अरे भाई, आप किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप अपनी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करिए, आप अपनी कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस इंप्रूव करने की बात करिए। वही बड़ी बात है खत्म करिए। आप सोचिए, पाकिस्तानियों का जहन पिछले 70 सालों में उसके कयाम के बाद से क्या कर दिया गया है कि वो ये इस तरह की बातों में बहलते हैं कि कोई आकर के उनको बताता है कि मैं अपनी बीवी का शुक्र करना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे साथ बड़ी रही इस मूवमेंट में। कभी वो तस्बीह अगर अपने कायद के, अपने लीडर के हाथों में देख लें तो खुश हो जाता है। ये क्या है? ये पाकिस्तानियों का जहन क्या कर दिया इन लोगों ने, और एक कौम को किस तरफ लेकर चले गए। और आप उनके मीडिया की बातचीत भी देखिए, उनके लोगों की बातचीत भी देखिए, एक अजीब सी आपको अजीब बात दिखेगी, कुछ अजीब सी बात करते हैं। अजीब सी मतलब लॉजिकल तो होती नहीं है, मतलब उनकी बातें। और इंडिया के हवाले से भी जब बात करते हैं, हिंदुस्तान के हवाले से, तो आपको हंसी आ जाएगी। और ऐसी ऐसी बात करते हैं जो कि कहीं हमने देखा नहीं, वो इस तरह की बातें करते हैं। छोटा सा कुछ सेकंड में इमरान प्लीज मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए, यही जो ब्रेन वॉशिंग है, ये ब्रेन वॉशिंग आज पाकिस्तान में नहीं है। ये ब्रेन वॉशिंग इस्लामिक हिस्ट्री जब वहां से स्टार्ट होती है, वहां से हम लोगों को देखने में मिलती है कि जब भी जैसे ही पॉलिटिकल इस्लाम स्टार्ट हुआ तो उन लोगों ने अपने धर्म की सत्ता चलाने के लिए यही ब्रेन वॉशिंग करी है। तो वही कि जो तस्बीह ले ली लोगों को, एक आप देखिए, आप जो एक्चुअली में इस तरह के लोग हैं, बहुत से लोगों को मेरी बात हर्ट कर सकती है, मैं आपको सीरियसली बोलती हूं, जो हार्डलाइनर्स हैं, ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी सेम होती हैं, सेम डायलॉग होते हैं, इतनी ज्यादा इंडोक्ट्रिनेशन है, सेंटेंसेस तक दिमाग में इंडोक्ट्रिनेट करे गए हैं कि हाँ, सेंटेंसेस भी आप साउथ के से पूछ लीजिए, नॉर्थ के से पूछ लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में सबके सेंटेंसेस भी सेम होंगे। तो दिस इज द वे दे हैव बीन ब्रेन वॉश्ड। इट इज नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान, लेकिन इस्लाम का नाम लेके जो धर्म सत्ता चला के हार्डलाइनर्स ने एक स्पेसिफिक कौम को जो वर्गलाया है और जो अपनी ब्रेन वॉशिंग में क्लचेस में लिया है, बड़ी फिक्र की बात, वो बहुत खतरनाक और बहुत अलार्मिंग चीज है। पाकिस्तान का कयाम तो इसी बेस पर हुआ था, तो उनको ये प्रोपेगेंडा तो करते ही रहना पड़ेगा आखिरी दम तक। जैसा कि इमरान खान कहते हैं आखिरी तक, मतलब वो भी मानते हैं कि एक दिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान रहे तो बहुत अच्छी बात है, अपना पड़ोसी है, अब पड़ोसी तो पड़ोसी रहेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान पाकिस्तान ना रह करके टेररिस्तान बन जाए तो वहां दिक्कत आनी शुरू होती है। और ये दिक्कत जो है, ये एक तरीके से पाकिस्तान जो है, वाकई इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी मुसलमान पूरी दुनिया भर में हैं, चाहे अरब मुल्क में हैं, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वाकई पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो अपने जो उनके टैलेंट था, अगर जिस तरह से भारत ने, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, सॉफ्टवेयर में हो, टेक्नोलॉजी में हो, उधर इस्तेमाल किया होता तो शायद आज ये दुनिया कुछ और होती। लेकिन वो किसी तरीके से एक वहाबिज्म में, रेडिकलाइजेशन में जो फंस गए, अब वहां से बाहर निकलना उनको मुश्किल हो गया। और पाकिस्तान खुद भी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, रिलीजन से भी ज्यादा ट्राइबल है, और ट्राइब्स के अंदर वो पूरा का पूरा जो रिलीजन है वो उसके कारण से जुड़ा हुआ है। और उस वही एक जो वहाबिज्म जो आ गया है, अगर वो थोड़ा सा मॉडरेट इस्लाम होता वहां पर, जैसे हिंदुस्तान के अंदर मॉडरेट इस्लाम है, हम लोग पर दिक्कत है कि वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने ताकत के लिए उसका इस्तेमाल किया, हम लोगों ने के लिए उसका इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान में वहां हो गई। आप देखिएगा जी, अब कुलकर्णी साहब अपनी बात पूरी कर लें। इमरान मियां, मैं एक बात, आपका चूंकि शो अब खत्म होने वाला है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों
कि गलतियों की सजा हम पाकिस्तानी अवाम को नहीं दे सकते। पाकिस्तानी अवाम से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं है हिंदुस्तानी अवाम का। और ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा फ्रांस में कि 1947 से पहले हम एक थे कि भाई ट्रंप साहब आप तकलीफ ना करें, हम जो भी हमारे झगड़े हैं हम आपस में बैठ के खुद देख लेंगे, हमें तीसरे आदमी को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को जरा अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि जो उनका आज का बलूचिस्तान है 1956 तक उसकी हैसियत क्या थी। दैट स्टेट वाज कॉल्ड एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बलूचिस्तान। उसका अपना अलग झंडा था। ये जो है ये पाकिस्तानियों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए जब वो कश्मीर के मुतालिक कोई बात करते हैं। तो मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट आज अपने वजूद को बचाने का है, जो कुलकर्णी साहब ने भी बात कही थी। और उस वजूद को बचाने के लिए उन्होंने एक कश्मीर को एक हथियार बना रखा है। बिल्कुल कश्मीर कश्मीर वो चिल्लाते रहते हैं। आम पाकिस्तानी भी जानता है कि कश्मीर से उनका क्या ताल्लुक है, कश्मीर से क्या लेना देना है। अरे भाई कश्मीर जो था 26 अक्टूबर 15 अगस्त और 26 अक्टूबर के बीच में जो महाराजा कश्मीर ने जो भी किया, महाराजा हरि सिंह ने, वो एक स्वतंत्र रियासत थी, एक आज़ाद रियासत थी जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की, जो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही थी। लेकिन 26 अक्टूबर को जब महाराजा हरि सिंह ने अपनी सारी रियासत के हकूक अख्तियार हिंदुस्तान की जो सरकार थी उसके सामने रख दिए और अपनी रियासत का विलय वैसे ही कर दिया जैसे मैसूर के महाराजा ने किया था 14 अगस्त 1947 को, या दूसरे राजाओं महाराजाओं ने किया था 565 रियासतें थी हिंदुस्तान के अंदर। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे पाकिस्तान ना समझता हो। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके का जो रुख अपनाया, खासतौर से मैं फिर कहता हूँ वो जो डेडलाइन है 1956 की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख में भी और हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में भी। तो क्योंकि पाकिस्तान की वही आवाम थी जो 1956 तक रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदों को भी जिताती थी, अवामी पार्टी के नुमाइंदों को भी जिताती थी, जो दूसरी खाली मुस्लिम लीग नहीं थी वहाँ, उसकी मुस्लिम लीग का मुकाबला करने वाली और दूसरी पार्टियां थी जिन्हें हम प्रगतिशील पार्टियां बोलते हैं सियासत के अंदर। ऐसी पार्टियां भी पाकिस्तान के अंदर रही हैं। लेकिन फौजी हुकूमत आने के बाद वहाँ की जो है सियासत पूरी तरीके से बदल दी गई। और मैं फिर कह रहा हूँ आज पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे बन रहे हैं। अलग अलग खित्ते जो पाकिस्तान के हैं वो अलग अलग होना चाहते हैं। ये जो इस्लामी फोबिया की जो बात कही है इमरान खान ने उसका डर यही बताता है कि इस्लाम से लोगों को इकट्ठा किया। पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। ये है स्थिति पाकिस्तान की। लेकिन अब ये वाली बातें भी अब ज्यादा चलेंगी नहीं, दुनिया उससे ज्यादा जाहिर बात है। सिंध और रावी में पानी बहुत बह चुका है। 1947 चीजें उस तरह की नहीं जैसा इमरान खान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। वो बहुत बड़े सियासतदान तो है नहीं दरअसल, वरना उस तरह के घुटे हुए सियासतदान हैं कि उनको नवाज शरीफ की जैसी या बेनजीर की जैसी या दूसरे लोगों जैसी सियासत चलानी आती हो। ये भी उनके साथ दिक्कत है, इसलिए वो आए बाएं हो जाते हैं। कोई भी पैंतरा मार रहे हैं इन हालात से निमटने के लिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो फंस चुके हैं। हिंदुस्तान ने अपनी टेरिटरी में कोई काम किया है, लेकिन अपनी आवाम को बहलाने के लिए इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। आप और देखिए, कई लोग और सस्पेंड होंगे, कई लोग बदले जाएंगे, कई लोग बाहर होंगे। यही सिलसिला चलता रहेगा आवाम को खुश करने के लिए। सर मेरे पास वक्त नहीं, बहुत शुक्रिया। हम और पाकिस्तान पर बात करते, आपसे और चर्चा करते, हम बैठेंगे और लगातार जी सलाम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया तक पहुंचे इस इंटरनेशनल मंच से, और वो कोशिश लगातार जारी रहेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, भारत की तरफ से सच्ची बात रखने के लिए कोई मंच होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम को देखने के लिए। रहिए जी सलाम के साथ।